नमस्कार मित्रों, मैं शर्विन कौशिक गुरुवंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूं। रैंकिंग जैसा कि हमारा चल रहा था, रैंकिंग में हम 2-3 प्रकार के क्वेश्चंस कर चुके हैं। जैसे स्थान परिवर्तन से संबंधित हमने क्वेश्चन किए थे, लास्ट की क्लास में ऑर्डर सीक्वेंस कर चुके हैं। इसी के आगे आज लेकर आया हूँ आपके लिए सिटिंग अरेंजमेंट। ये जितने भी मैंने आपको कराए हैं, ये सारे के सारे रैंकिंग टेस्ट से ही रिलेटेड हैं। अगर बात करें हम सिटिंग अरेंजमेंट की, तो सिटिंग अरेंजमेंट भी रैंकिंग टेस्ट से जुड़ा हुआ है। स्थान परिवर्तन वाला भी रैंकिंग टेस्ट से जुड़ा हुआ है। रेखीय में किस प्रकार से स्टूडेंट बैठते हैं, ये भी रैंकिंग टेस्ट से जुड़ा हुआ है। चलिए अधिक समय ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और जानते हैं किस प्रकार से हम सिटिंग अरेंजमेंट चुटकियों में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक हमारे छात्र हैं शिवानी शर्मा, जिनका एक क्वेश्चन आया था ऑर्डर सीक्वेंस से रिलेटेड। बोले सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दीजिए, ये किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन होगा। तो आइए सिटिंग अरेंजमेंट शुरू करने से पहले उनका देखते हैं शिवानी का क्या क्वेश्चन है, देख लेते हैं। लीजिए शिवानी जी का क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं क्या कहता है। 5 मित्रों में दीना सुषमा से बड़ा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस, उसके बाद हम इसको डायग्राम के माध्यम से बनाएंगे। किस प्रकार से बनाएंगे ये आप सभी लोग देखेंगे। 5 मित्र हैं, दीना सुषमा से बड़ा है, मोना सरयू से छोटी है, जया दीना से बड़ी है, लेकिन मोना जितनी बड़ी है वह उतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मोना जितनी बड़ी है वह उतनी बड़ी नहीं है। तो बताइए इनमें सबसे छोटा या फिर छोटी कौन है, ये हमें निकालना है। ऑर्डर सीक्वेंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अब देखिए लगाइए इसको। सबसे पहले ये कह रहा है दीना सुषमा से बड़ा है। यहाँ सबसे पहले कौन आ जाएगा, दीना। ये किससे बड़ा है, सुषमा से। तो सुषमा कहाँ आ जाएगी आपकी, नीचे। जो हमारा कल का लेक्चर था, जो हमारी कल की पूर्व वाली क्लास थी, उसमें हमने बताया था एरो कहाँ पे लगता है। ये जो ऊपर देख रहे हैं आप तीर का निशान, ठीक है, ये वाला जो तीर का निशान है ये हमेशा बड़े की तरफ होगा। ये जो चोंच है आपकी ये कहाँ होगी, बड़े की तरफ होगी, यानी कि इसको हम बोलते हैं क्या, सिर या फिर हेड। ये जहाँ भी होगा ये केवल और केवल बड़े की तरफ होगा। और ये जो पूंछ आप देख रहे हैं इसकी, ये पूंछ है, ठीक है। इस पूंछ को कहाँ रखेंगे, छोटे की ओर रखने वाले हैं। तो देखिए दीना सुषमा से बड़ा है, यानी कि दीना ऊपर आ गया, सुषमा कहाँ आ गई, नीचे आ गई। तो ये सुषमा छोटी हो गई और दीना क्या हो गया, सुषमा से बड़ा हो गया। मोना सरयू से छोटी है, मोना सरयू से छोटी है। अब देखिए एक चीज और आगे पढ़ लेते हैं। जया दीना से बड़ी है। जया जो है यहाँ पर एक तीसरी लड़की आ गई, जया दीना से बड़ी है। तो जया से दीना से बड़ी है, तो जीना ये कहाँ आ जाएगी, जया यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, जया को लिख लीजिए यहाँ पर, जया। लेकिन मोना जितनी बड़ी है वह उतनी बड़ी नहीं है। मोना जितनी बड़ी है ये उतनी बड़ी नहीं है। तो इसके ऊपर कौन आ जाएगा, मोना आ जाएगी, यानी कि मोना इससे क्या होगी, बड़ी होगी। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है मोना सरयू से छोटी है। मोना सरयू से क्या है, छोटी है। तो मोना यानी कि कहाँ जाएगी, मोना सरयू से छोटी है, तो मोना यहाँ आ गई आपकी। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, सरयू। ठीक है, ये आपका चार्ट बनके तैयार हो गया है। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, 5 मित्र हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे मित्र हो गए। अब ये कह रहा है दीना सुषमा से बड़ा है। तो दीना हमारा सुषमा से बड़ा हो गया, यानी कि यहाँ पर आ गया, तो क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। ये कह रहा है मोना सरयू से छोटी है। मोना सरयू से छोटी है, तो सरयू कहाँ आ गई आपकी, टॉप पे आ गई ना। सबसे बड़ी कौन हो गई, सरयू हो गई। तो सरयू से छोटी कौन हो गई, मोना। अरे हुई कि नहीं हुई,
भाई सरयू ऊपर आ गई, सरयू से छोटी कौन हो गई? मोना हो गई। अब आगे क्या कह रहा है? जया दीना से बड़ी है। जया दीना से क्या है? बड़ी है। तो जया दीना से बड़ी हो गई, यानी कि ऊपर आएगी तभी तो वो बड़ी होगी। तो जया दीना से बड़ी हो गई, लेकिन आगे क्या कह रहा है? लेकिन मोना जितनी बड़ी है, मोना जितनी बड़ी है वह उतनी बड़ी नहीं है। किसके बारे में बात कर रहा है ये? जया के बारे में बात कर रहा है। भाई ये तो कंफर्म हो गया कि जया जो है वो दीना से तो बड़ी है, लेकिन ये आगे ये कह रहा है लेकिन मोना जितनी बड़ी है, यानी कि मोना अगर यहाँ पर है, मोना को मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मोना जितनी बड़ी है जया उतनी बड़ी नहीं है। तो ये क्या कह रहा है? मोना जितनी बड़ी है वह उतनी बड़ी नहीं है, यानी कि जया अगर यहाँ पर है तो मोना अगर यहाँ मान लेते हैं हम, तो ये इतनी बड़ी नहीं है कि जो इससे बड़ी हो जाए, ठीक है। तो मोना कहाँ आएगी? इसके ऊपर आएगी। अब निकालना क्या है हमें इसमें? देखिए, तो बताइए कि इनमें से सबसे छोटा या फिर छोटी कौन है? अगर आपसे ये पूछ ले सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हमारा हो गया सरयू, सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन हो गया? सबसे छोटा हो गया सुषमा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ ले नीचे से तीसरे नंबर पे कौन है, तो नीचे से तीसरे नंबर पे जया, ये कौन से नंबर पे आ जाएगी? आपके तीसरे नंबर पर। आपसे पूछ रहे नीचे से दूसरे नंबर पे कौन है, तो नीचे से दूसरे नंबर पे दीना, ऊपर से तीसरे नंबर पे जया, ठीक है। तो आपको ये शिवानी जी आपका जो आंसर था मिल चुका होगा। आपका जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सुषमा। जो शिवाजी ने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन आपके सामने है। एक प्रतियोगिता में 5 लड़कों ने भाग लिया। सोहन का स्थान सुरेश से नीचे था, विजय का स्थान दीपक के ऊपर था, कुणाल का स्थान सोहन व दीपक के बीच में था। तो बताइए कि इस प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त हुआ? ठीक है, ये शिवाजी का क्वेश्चन है, शिवाजी ने पूछा है। बोले सर इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। ठीक है शिवाजी, अभी आपको कुछ ही देरों में, कुछ ही मिनटों में, मिनट अगर हम कहें तो बहुत लंबा हो जाएगा, कुछ ही सेकंडों में आपका आंसर मिलने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन को पढ़ लिया, 5 मित्र थे। अब इन 5 मित्रों को सीक्वेंस से लगाते हैं, किस तरीके से हम लगाना है ये देख लीजिए। सोहन का स्थान सुरेश से नीचे था, तो सोहन का स्थान जो है वो किससे नीचे है? सुरेश से नीचे। तो सबसे पहले ले लेते हैं सुरेश को। ठीक है, सुरेश आपके ये आ गए, और इसके नीचे कौन है? सोहन का स्थान। तो सोहन कहाँ आ जाएंगे? इसके नीचे आ जाएंगे, यानी कि जो सुरेश से छोटा कौन है? सोहन है। इतनी बात समझ में आ गई। सुरेश से छोटा कौन हुआ? सोहन। अब ये कह रहा है विजय का स्थान दीपक के ऊपर था। जो विजय का स्थान है वो किसके ऊपर है? दीपक के। अभी हमें ये नहीं पता है कि दीपक यहाँ कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा है या फिर नीचे बैठा है, अभी हमें कोई भी जानकारी नहीं है। चलिए अगली लाइन पढ़ लेते हैं। कुणाल का स्थान सोहन व दीपक के बीच में था। ये अब क्लियर हुआ कि जो कुणाल बैठा है वो सोहन और दीपक के बीच में बैठा हुआ है। तो यानी कि सोहन के नीचे कौन आने वाला है? कुणाल आने वाला है। ये आपको बात समझ में आ गई क्या? सुरेश ऊपर आ गया, इसके नीचे सोहन आ गया। अब यहां से क्लियर हो गया कि कुणाल का स्थान सोहन व दीपक के बीच में था। ठीक है, अब यहाँ पे कुणाल आ गया, तो कुणाल के नीचे कौन आएगा? दीपक। लेकिन दीपक को नीचे लिखने से पहले ये देखिए विजय का जो स्थान था वो कहाँ है? दीपक के ऊपर। विजय का जो स्थान है यानी कि जो इस बंदे का स्थान है वो कहाँ बैठा है? दीपक से ऊपर बैठा हुआ है। तो ये यहाँ आ जाएगा, कौन? विजय। विजय यहाँ आ गया। अब लास्ट में कौन पहुंच जाएगा? दीपक। इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो दीपक कहाँ आ गया? सबसे नीचे आ गया। अब ये क्या पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में? तो बताइए इस प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो सबसे ऊपर कौन है? सुरेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुरेश। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा कौन हो गया? दीपक। ठीक है, तो शिवाजी आई होप कि आपको जो है आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। चलिए अब चलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की ओर और देखते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट
किस प्रकार से हम कर सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं उसको अब देख लेते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट होता है बैठकी व्यवस्थीकरण। बैठकी व्यवस्थीकरण क्या है? जब हम 4 या 5 लोग होते हैं उनको एक तरीके से बैठाया जाता है। वो तरीका क्या हो सकता है? मान लीजिए आपके पास 6 मित्र हैं और 6 मित्र को एक गोल सर्कल में बैठा दिया गया। ठीक है, किस में बैठा दिया? वृत्त में या फिर आयत में बैठा दिया गया उनको। ठीक है, वर्ग में बैठा दिया गया। ठीक है, किसमें? वर्ग में, या फिर एक सीधी रेखा में बैठा दिया गया। यही कहलाता है सिटिंग अरेंजमेंट, सीधी रेखा। ठीक है, इन सारी आकृतियों में व्यक्तियों को बैठाना ही क्या कहलाता है? हमारा सिटिंग अरेंजमेंट कहलाता है। अब इसमें किस प्रकार से हम इनको बैठाएं कि हमारा आंसर सदैव सही आए, वो ट्रिक मैं आज आपको देने वाला हूं। देखिए, इसका भी एक रूल्स होता है। अगर हम उस तरीके को याद रखेंगे तो कभी भी हमारा सवाल गलत नहीं होगा। अगर हम इस चीज़ को ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा सदैव सवाल क्या होगा? गलत होगा। जान लेते हैं कि किस प्रकार से वो नियम काम करता है, वो फॉर्मूला क्या है। सिटिंग अरेंजमेंट 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अब ये कौन कौन सा है इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट कौन कौन से प्रकार का है। तो ये 2 प्रकार का है, ये तो हमने समझ लिया। नंबर 1 है ज्यामिति व्यवस्थितीकरण। ठीक है, ज्यामितीय व्यवस्थितीकरण, मितीय कर लीजिए इसको, ज्यामितीय व्यवस्थीकरण। और नंबर 2 है रेखीय व्यवस्थीकरण। रेखीय व्यवस्थितीकरण। ये 2 प्रकार का है। नंबर 1 ज्यामितीय व्यवस्थीकरण, यहां से ज्यामितीय व्यवस्थीकरण और रेखीय व्यवस्थीकरण। अब ज्यामितीय व्यवस्थीकरण क्या होता है भाई? ज्यामितीय व्यवस्थीकरण होता है जब हम व्यक्तियों को वर्ग में बैठाते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया था, वर्ग में बैठाते हैं, आयत में बैठाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वृत्त में बैठा रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? ज्यामितीय व्यवस्थीकरण कहलाता है। अब रेखीय व्यवस्थीकरण क्या होता है? रेखीय व्यवस्थीकरण का होता है एक सीधी रेखा में, ये सीधी रेखा है, यहाँ पर आपके 15 लोग बैठा दिए गए। ठीक है, यहाँ पे क्या बैठा दिए गए? 10 या 12 15 लोग बैठा दिए गए, तो ये कहलाएगा आपका रेखीय व्यवस्थीकरण। और ज्यामितीय व्यवस्थीकरण कहलाता है आपका ये जो वर्ग हुआ, ठीक है, आयत हो गया, वृत्त हो गया, इनके अंतर्गत जो व्यक्तियों को बैठाया जाता है वो क्या कहलाता है? ज्यामितीय व्यवस्थीकरण कहलाता है। अब ये भी 2 प्रकार का होता है ज्यामितीय व्यवस्थीकरण। अब ज्यामितीय व्यवस्थीकरण कौन कौन सा होता है वो देख लेते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 है जब व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। यहां पे क्या लिखेंगे? केंद्र की ओर मुख करके बैठना, मुख करके बैठना, या फिर खड़ा होना, या फिर क्या है? खड़ा होना। ठीक है, कोई व्यक्ति है केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है या फिर खड़ा है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? ज्यामितीय व्यवस्थीकरण के अंतर्गत आने वाला है। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठना या फिर खड़ा होना।
अब यहाँ पे दो सिचुएशंस हमारी बनती हैं, या तो व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके खड़ा होगा या फिर बाहर की ओर। अब केंद्र की ओर मुंह करके कैसे खड़ा होगा वो मैं आपको बताता हूँ, इसकी बात करेंगे, चर्चा इसकी हम करेंगे बाद में, ठीक है। अभी हम पहले ज्यामितीय व्यवस्थीकरण को समझने वाले हैं, उसके बाद में हम समझेंगे रेखीय व्यवस्थीकरण किस प्रकार से काम करता है, कैसे काम करेगा, इसके बाद में इसकी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अगर हम इसकी बात कर लें तो ये भी दो प्रकार का होता है। रेखीय व्यवस्थीकरण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। नंबर एक होता है दिशा सहित, दिशा सहित, और एक होता है नंबर दो दिशा रहित। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल अभी हमें देखने के लिए जो जरूरी है वो है ज्यामितीय व्यवस्थीकरण, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन मात्र कह दें अगर हम 1% से 2% की उम्मीद है, क्योंकि इसमें कोई भी लॉजिक लगाने की आवश्यकता आपको नहीं होती है। यदि आपको वो दे दे कि किसी भी पंक्ति में 10 लोग हैं, कितने? 10 लोग, ये कोई पंक्ति है और यहाँ पे 10 लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे ए छोर हो गया, ये बी छोर हो गया, और आपसे कहते हैं कि इस पंक्ति में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, और 10 लोगों को हम किस प्रकार से करेंगे ये हमें समझना है, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, किस प्रकार से हम सीधा सीधा इसको निकाल सकते हैं। देखिए निकालने का तरीका, यहाँ पे हमने कोई 10 लोग बैठा दिए, ठीक है। अब आपसे वो पूछ रहा है कि ए से राम का स्थान कौन सा है, या तो आपसे ए की तरफ से पूछेगा या फिर डी की तरफ से पूछेगा। तो जब दोनों कंडीशनों में आपसे पूछेगा तो इसका आप आसानी के साथ आंसर दे पाएंगे। अगर वो बीच में भी बैठा हुआ है, या तो इधर से गिनेंगे या फिर इधर से गिनेंगे, इसमें कोई भी आपको लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब बात किसकी करेंगे? हम बात करेंगे ज्यामितीय व्यवस्थीकरण की। तो ज्यामितीय व्यवस्थीकरण से आपके 100% जो क्वेश्चन हैं वो फंसते हैं। अब क्यों फंसते हैं? यहाँ पर लॉजिक लगता है आपका। क्या लगेगा आपका? यहाँ लॉजिक लगेगा, और जब जब लॉजिक लगेगा तब तब आपके यहाँ से क्वेश्चंस फंसते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि 95% क्वेश्चंस आपको ज्यामितीय व्यवस्थीकरण से फंसने वाले हैं, तो ये मेरा कथन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं ज्यामितीय व्यवस्थीकरण की ओर और देखते हैं इससे महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस किस प्रकार से हम उनको सॉल्व करेंगे। क्या जो वो सुपर ट्रिक मैं आपको देने वाला हूं वो सारी की सारी आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। अब अगला देखिए, इसमें एक पॉइंट आया था आपका, केंद्र की ओर मुंह, केंद्र की ओर मुख। नोट करके लिखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इससे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। केंद्र की ओर जब मुख होगा तो हम किस प्रकार से काम करेंगे वो देखिए। जब केंद्र की ओर मुख होगा तो जो दिशाएं होंगी वो कैसी होंगी? वास्तविक दिशा के विपरीत होंगी। तो यहाँ लिख लीजिए, जब व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर होगा तो दिशाएं वास्तविक दिशा के विपरीत होंगी। ठीक है, यानी कि जब केंद्र की ओर उसका मुख होगा तो जो दिशाएं हमारी होती हैं वो कैसी होंगी? वास्तविक दिशा के विपरीत होंगी। अब वास्तविक दिशा के विपरीत से यहां पर क्या तात्पर्य है उसको भी अब हम समझेंगे। देखिए नंबर 2, अभी दोनों पॉइंटों को हम लिख लेंगे, उसके बाद मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। जब व्यक्ति का मुख केंद्र के बाहर की ओर होगा, यानी केंद्र के बाहर की ओर मुख, जब व्यक्ति का मुख
केंद्र के बाहर की ओर होगा तो दिशाएं सदैव वास्तविक होंगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? जब केंद्र की ओर मुख होगा तो दिशाएं क्या होंगी? विपरीत होंगी। और जब केंद्र के बाहर की ओर मुख होगा तो दिशाएं कैसी होंगी? वास्तविक होंगी। अभी किस प्रकार से काम करेगा ये देखिए। एक हम किसी घड़ी को ले लेते हैं। किसको ले लिया? ये आपकी घड़ी है, ठीक है, ये मान लीजिए घड़ी है आपकी। अब घड़ी में 12 सदैव यहाँ बजता है, 9 यहाँ बजेगा और 3 यहाँ बजेगा और 6 यहाँ बजेगा। ये सभी को पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर बजती है, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? 12 यहाँ बजा, 9 यहाँ बजा, 6 यहाँ बजा और 3 यहाँ बजेगा। बजेगा कि नहीं बजेगा भाई? ठीक है। अब यहाँ पे घड़ी की सुइयां भी बना लेते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ घड़ी है और ये आपकी सेकंड की सुई है, ये जो चल रही है। अब इसमें कैसे हम काम करें कि ये हमें पता चले कि ये वास्तविक दिशा है और ये अवास्तविक दिशा है। देखिए, केंद्र है, मैं आपकी तरफ मुंह करके खड़ा हूं, ठीक है। अब आप ऐसा कीजिए, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो उस पर एक सर्कल बनाइए, जैसा कि यहाँ पर मैंने बनाया है। अब ये जब सर्कल बनाएंगे तो आपका जो मुंह होगा वो किधर होगा? 6 की तरफ होगा। किधर होगा? 6 की तरफ। अब मैं इस स्थिति में खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है। ये मैंने सर्कल बनाया, आपने भी अपनी कॉपी पे सर्कल बनाया। अब जब ये आपने सर्कल बना लिया तो सर्कल में हमारा और आपका मुंह किधर हो गया? 6 की तरफ। हुआ कि नहीं हुआ भाई? हुआ ना। अब 6 की तरफ जब हमारा मुंह है तो हमारा राइट हैंड किधर है? 3 की तरफ, यानी कि ये किधर होगा हमारा? राइट। अरे होगा कि नहीं? सही बात है ना। जब हमारा राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड कहाँ होगा? ये होगा, यानी कि 9 की तरफ कौन सा हैंड होगा हमारा? लेफ्ट। सच्चाई है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हुआ? हमारा राइट हैंड 3 की तरफ हुआ और लेफ्ट हैंड हमारा 9 की तरफ हुआ। लेकिन जब हमारा केंद्र अंदर की तरफ मुंह है, हम कहाँ देख रहे हैं? अंदर की ओर देख रहे हैं, यानी कि 12 की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तब हमें क्या करना है? तब ये कह रहा है जब व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर होगा, जब व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर होगा यानी कि अंदर की ओर होगा, तो दिशाएं वास्तविक दिशा के विपरीत होंगी। तो दिशाएं कैसी होंगी? वास्तविक दिशा के विपरीत होंगी। वास्तविक दिशा कौन सी हुई? यानी कि जब हमारा राइट हैंड इधर हुआ तो इसका क्या हो जाएगा? लेफ्ट। विपरीत का मतलब क्या होता है? उल्टा। अरे होता है कि नहीं होता है भाई? होता है ना। तो राइट का क्या हो गया? लेफ्ट, और लेफ्ट का क्या हो गया? राइट। ये आपको बात समझ में आ गई भाई? जब वास्तविक दिशा के विपरीत होंगी तभी तो विपरीत होंगी, यानी कि जो राइट था वो लेफ्ट हो गया और जो लेफ्ट था वो क्या हो गया? हमारा राइट हो गया। अब यहां से अगर आप इस चीज को समझ चुके हैं तो यहां से अब आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। ये चीज आपको सदैव याद रखनी है। क्या याद रखना है? जब हमारा राइट हैंड होगा तो उसको लेफ्ट मानेंगे और जो लेफ्ट हैंड होगा उसको राइट हैंड मानेंगे। अब अगर आपसे क्वेश्चन जब पूछेगा, मान लीजिए पूछ लिया राम के दाएं सोहन बैठा है, राम के दाएं सोहन बैठा है, तो उसको दाएं को क्या मानेंगे? अब हम बायां मानेंगे, ठीक है। जो राइट होगा उसको लेफ्ट कर देंगे और लेफ्ट को क्या कर देंगे? राइट कर देंगे। बस इतना ही कंसेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब बात क्या कर रहा है? देखिए, अब ये बात कर रहा है केंद्र के बाहर की ओर मुख, यानी कि केंद्र के बाहर कहाँ होगा? इधर की ओर देखेगा। बाहर तो यही होगा भाई। केंद्र अंदर देखेगा तो केंद्र के अंदर की ओर हो गया, अंदर की ओर मुख। जब नीचे की तरफ देखेगा यानी कि बाहर की ओर देखेगा तो सदैव
दिशाएं कैसी होंगी, वास्तविक होंगी। अब मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ आपके सामने, ठीक है। अब मेरा मुख कैसा है, केंद्र के बाहर की ओर है। सपोज कीजिए केंद्र के अंदर की ओर मैं इधर की तरफ देख रहा था, अब मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ। अब यानी कि केंद्र मेरा कौन है, केंद्र मेरे पीछे था, अब मैं किधर देख रहा हूँ, बाहर की ओर देख रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, तो जो वास्तविक दिशाएं थी वही हमारी दिशाएं रहने वाली, यानी कि राइट हैंड मेरा ये हो गया, लेफ्ट हैंड मेरा ये हो गया। अब आपको समझ में आ चुका है, आ गया ना समझ में। जब हमारा केंद्र की ओर मुंह होगा तो हमारी जो दिशाएं हैं वो पलट जाती हैं, यानी कि उल्टी हो जाती हैं। और जब केंद्र की ओर बाहर की ओर देखते हैं तो दिशाएं हमारी सदैव क्या होंगी, वास्तविक होंगी। इतनी बात क्या आपको समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर और देखते हैं किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ, खाली आपको दिखाना है इसमें किस प्रकार से हम लोग बैठाते हैं, किस प्रकार से हमें नियम को समझना है। हमें एक बात सदैव ध्यान रखनी है, वो बात यह है कि हमें जितनी भी दिशाएं लेनी है वो सदैव और सदैव घड़ी के हिसाब से लेनी है। घड़ी की दिशा राइट होगी तो लेफ़्ट लेंगे, लेफ़्ट होगा तो राइट लेंगे, ठीक है। हमें अपने माइंड में एक चीज़ सेट कर लेनी है कि हमें सदैव घड़ी के हिसाब से ही चलना है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हमें घड़ी की दिशा को लेना है। अब देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, ए के दाएं बी बैठा है, कोई व्रत है, ठीक है। घड़ी कैसी होती है, हमारी वृत्ताकार होती है। तो ए के दाएं कौन बैठा है, बी बैठा है, और बी के बाएं एस बैठा है, और सबका मुंह केंद्र की ओर है। तो बताइए, तो बी के दाएं कौन बैठा है, यानी कि तो बताना क्या है आपको, बी के दाएं कौन बैठा है। अब देखिए किस प्रकार से हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें बना लेनी है घड़ी, एक सर्कल बना लीजिए। ठीक है, ये सर्कल हो गया। यहाँ पे 12 बजे होंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6। आपको सदैव इस तरीके से सर्कल को बना लेना है। अब देखिए ये कह रहा है ए के दाएं, तो जहाँ भी दायां लिखा है उसको क्या कर लेंगे, बायां, और जहाँ बाएं लिखा है उसको क्या कर लेंगे, दाएं, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, दाएं को बायां पढ़ना है और बायां को क्या पढ़ना है, दायां पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि सबका जो मुख है वो केंद्र की ओर है। सबका जो मुख क्या है, वो केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर मुख है इनका। इसलिए हमें क्या पढ़ना है, दाएं को बायां पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। देखिए अब मैं आपके स्थान पर बैठा हूं, आपका जो मुख होगा वो इस तरीके से होगा कि नहीं होगा। तो ये मैंने सर्कल बना लिया। अब मैं बैठा हूँ 6 की स्थिति में। कहाँ पर बैठा हूँ, 6 की स्थिति में। अब ये कह रहा है ए के दाएं ओर, यानी कि मेरी कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पर ए बैठा है, यानी कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ। सदैव अपने आप को मान लीजिए, सदैव किसको मान के चलेंगे, हम अपने आप को मान कर चलेंगे, और आसानी के साथ सवाल का जो आंसर है उसको आने वाला है। देखिए किस प्रकार से आता है। ए यहाँ बैठा है, यानी कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मेरा जो राइट हैंड होगा वो राइट हैंड ये होगा। भाई मेरा राइट तो ये होगा ना, और लेफ्ट मेरा कहाँ होगा, ये होगा। अरे होगा कि नहीं, जब आप भी यहाँ बैठेंगे, इस कंडीशन में बैठेंगे, तो आपका राइट मेरा राइट बनेगा, जब मेरा मुंह केंद्र की ओर है, यानी कि मैं कहाँ देख रहा हूँ, अंदर की ओर देख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे थे हम, कि जो राइट है उसको क्या कर लेंगे, लेफ्ट, राइट को क्या कर लेंगे, लेफ्ट, और लेफ्ट को क्या कर लेंगे, राइट। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। हमें क्या कर लेना है, जो दिशाएं हैं वो परिवर्तित कर लेनी है, राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट कर लेना है। यानी कि अब ये जो हमारे राइट हैंड होगा वो लेफ्ट में काउंट हो गया है, और जो लेफ्ट है उसको किस में गिनेंगे, हम राइट में गिनेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको साफ कर देते हैं, इसको मिटा दिया हम, ताकि कोई कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का ना रहे आपके बीच में। तो ये क्या हो गया हमारा लेफ्ट, और ये हो गया हमारा राइट। अब आगे क्या कह रहा है, और बी के बाएं एस बैठा है,
और बी के बाएं एस बैठा है। यहाँ की सबसे पहले तो ये देखिए, ए के दाएं कौन बैठा है, बी बैठा है, यानी कि ए का दायां किधर होगा, ये होगा 9 की दिशा में। भाई जब हमने दिशाएं परिवर्तित करी तो हमारा जो दायां हो गया वो ये हो गया। यहाँ कौन बैठ गया, 9 पे हमने बैठा दिया बी को, ठीक है। क्योंकि अब जब हमने दिशा परिवर्तित कर दी उसके बाद हमारा जो दायां था वो लेफ्ट हैंड बन चुका है और जो राइट हैंड है वो कौन सा बन चुका है, लेफ्ट हैंड बन चुका है। तो ठीक है, हमने ए यहाँ बैठा दिया, ए के बराबर में कौन बैठा दिया, बी, और बी के बाएं ओर एस बैठा हुआ है। बी का बायां किस प्रकार से होगा, देखिए जब हमने यहाँ पे 9 की स्थिति में इसको बैठाया, यहाँ बैठाया इसको, ठीक है। यहाँ जब इसको बैठाएंगे तो हमारा मुंह किधर होगा, इधर की ओर हो जाएगा। जब इधर होगा तो हमारा राइट किधर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, राइट। भाई मैं ऐसे खड़ा हो गया, अब जब मैं ऐसे खड़ा होऊंगा तो मेरा राइट ये होगा, यानी कि नीचे की तरफ, और लेफ्ट कौन सा होगा, ये क्या हो गया मेरा, लेफ्ट। अरे हुआ कि नहीं भाई, लेफ्ट ये हो गया ऊपर और राइट कौन सा हो गया, नीचे हो गया। अब ये कह रहा है बाएं ओर, बायां ओर तो मेरा ऊपर की ओर हुआ, लेकिन हमने क्या किया था, हमने बताया था कि जब हमारा दायां होगा तो उसको क्या मानेंगे, बायां मानेंगे, और जब बायां होगा तो उसको क्या मानेंगे, दायां। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, बायां पूछा गया है, तो बाएं को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, दाएं में। तो दायां हमारा किधर हुआ, नीचे की ओर। तो यहाँ पे कहीं इस जगह मान लीजिए हम किसको बैठा देते हैं, एस को। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, ये तो बात समझ में आ गई होगी, सिंपल है। जब हमारा लेफ्ट ऊपर की ओर हुआ, राइट नीचे की ओर होगा, तो एस कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है तो बी के दाएं ओर कौन बैठा है। भाई जब बी इस कंडीशन में बैठा हुआ है तो दाएं ओर कौन हो गया, एस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ भाई, समझ में आ गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। मित्रों वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, जिससे चैनल पे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। कल फिर मिलेंगे एक नई इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक जय हिंद।